आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के अंदर। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए, ये आपके जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पर हो या +2 लेवल पर हो या फिर एमटीएस वाला एग्ज़ाम हो। और एसएससी जो है दूसरे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, तो उसके अंदर अगर आप इंग्लिश को देखो तो उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश के सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे बैंक हो गया, बैंक के अंदर भी पूछे जाते हैं। और जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम का मतलब कुछ स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर से उसके अंदर इंग्लिश का भी पोर्शन होता है। तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वे पूछते हैं कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक वर्ड लिखा होता है और उसको काफ़ी, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि हाँ, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब उस पर्सन, ऐसे इंसान को, वैसे ये इंसान के लिए यूज़ नहीं होता, हु ईट्स एवरीथिंग। तो मतलब कोई भी ऐसा इंसान या संबंध या समथिंग तो कुछ नहीं हो सकता, डेड पर्सन तो नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो सब कुछ खा लेता हो। ठीक है, हु ईट्स एवरीथिंग। जैसे कि उसने मीट कंज्यूम कर लिया, रोटी खा ली, हरी सब्जी खा ली, पत्थर भी खा गया, बर्फ भी खा गया, सारी चीज़ खा गया, तो दैट इज़ द पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन, अब ये सब हर ये जो है, ये कोई अपने आप में पर्सन तो नहीं कर सकता, ये कोई अपने इसके अंदर एक ऐसी भगवान बोल सकते हो आप, तो हु ईट्स एवरीथिंग, गॉड ही कर सकता है ये। तो ये होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, मैं ये बता रहा था, दूसरे एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी पीसीएस के अंदर भी दो पेपर होते हैं, एक सी सेट वाला और जनरल स्टडीज। तो सी सेट वाले एग्जाम के अंदर ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, और दूसरे भी एग्जाम होते हैं। अब मैं यहाँ पर एसएससी के बारे में बता देता हूँ कि एसएससी के अंदर तो ये प्रॉपर पूछे ही जाते हैं। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है, कुछ ऐसी होती है जिनका देखिए आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो और भी कोई मतलब सब्स्टिट्यूशन है नहीं। और एक हो सकता है कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए, इंग्लिश का जो, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर रीड करो या कोई मैगज़ीन यूज़ करो, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो इंग्लिश में हो, आप उसको यूज़ करो। मैं कहूँगा आपको कि आपको ये मैगज़ीन मंथली, और या फिर इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर, जो भी आपको ईज़ी लगता हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला नहीं, ईज़ी लैंग्वेज वाला। द हिंदू की लैंग्वेज ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप इंडियन एक्ट, मतलब बहुत सारे आते हैं। आप वो भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब बहुत सारे अखबार आते हैं जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। या कोई आप मैगजीन पसंद कर सकते हो, जो भी इंग्लिश की मैगजीन, काफ़ी सारी मैगजीन है जो इंग्लिश में आती है, जो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, इसमें जो ये होंगे, मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे मतलब लेक्चर आएंगे। तो मैं ये लेक्चर जो रखूँगा 10 से 15 मिनट के अबाउट रखूँगा, इससे ज़्यादा बड़े नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी रटना भी पड़ेगा और ये ऐसा समझ में नहीं आते। और इसके जो नोट्स होंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इनको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होते हैं कि मतलब आपके पास एक कोई वर्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली मतलब ही होता है, आपको इंग्लिश में जितना पता हो थोड़ा ही होता है, उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए, जहाँ भी ये लग जाता है, ओमनी लग जाता है, ओमनी जहाँ भी वर्ड लग जाता है, ये यहाँ पर कुछ रह गया है, ये जो है ओमनी होगा यहाँ पर। ओमनी, ओमनी छूट गया था, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पर। देखिए, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये होता है, एक एक ऐसा पर्सन जो हर जगह प्रेजेंट हो। सिंपल सी बात है, हम या कोई आम जनता नहीं प्रेजेंट हो सकती है। सपोज करो कि अभी नॉर्थ अमेरिका में होता, फिर साउथ अमेरिका में, फिर एशिया में आ गया, मतलब एकदम से गायब होकर, तो ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये मतलब जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है, जैसा आप बोल सकते हो कि गॉड के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, तो गॉड ये सारी चीज़ें कर सकता है कि एक ही सेम टाइम पर मल्टीपल जगह प्रेजेंट हो सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जो हर जगह प्रेजेंट हो सकता है, पत्थर में, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर, किसी मंदिर, किसी मस्जिद,
मंदिर मस्जिदों के अंदर जो मूर्तियाँ रखी रहती हैं, जो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी पेड़ पौधों जानवर एनिमल्स किसी भी डेड मतलब जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग किसी के भी अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है ओमनी। ओमनी शब्द जहाँ ओमनी प्रेजेंट, जहाँ भी सब जगह जो प्रेजेंट है, ओमनी जहाँ भी लग जाता है इसका मतलब होता है कि मतलब हर जगह एक ऐसा पर्सन जो हर जगह हो सकता है, हर चीज़ खा सकता है, हर जगह हर चीज़ देख सकता है। ये हो गया ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट के बारे में आपको पता लगा कि ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह मतलब प्रेजेंट है। एक होता है कि ओमनी पोटेंट। देखिए ये मैं यहाँ पर इसको ठीक कर दूंगा स्लाइड के अंदर, ये शायद छूट गया है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब यूज होता है कि पावर, एक शक्तिशाली इंसान। इंसान तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि कोई भी हु वन हु इज ऑल पावरफुल। क्या इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है? नहीं। क्या कोई जानवर? नहीं। क्या कोई पेड़ पौधा? नहीं। तो मतलब जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली गॉड के बारे में एक दो तीन चार चार पांच चीज़ें हैं, ये गॉड से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब गॉड के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी किसी पर्सन के पास, नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती है। ओमनीपोटेंट मतलब एक ऐसा पर्सन, वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान। सिंपल सी बात है। देखिए, ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मतलब होता है कि जो सब कुछ देख सकता है, सेंस कर सकता है। ठीक है, मतलब वन हु नोस एवरीथिंग, हर कुछ जानता है। तो सिंपल सी बात है, मैं या आप या कोई भी पर्सन, कोई भी, हर कोई नहीं जान, हर कोई मतलब हर कुछ नहीं जानता है। उसकी नॉलेज होती है, हमको थोड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है, लेकिन गॉड को ये सारी जो पावर होती है गॉड के पास होती है। तो गॉड हर कुछ जानता है, उसके पास हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। ठीक है, तो मतलब जो सब कुछ, वन हु नो एवरीथिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ओमनी सेंट। अब एक होता है कि ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब ये होता है कि जो सब खा ले। जैसे उसने मीट खा लिया, मीट के अंदर उसने सपोज करो उसने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो सब कुछ खा लेता है, किंकड़ खा लेता है, पत्थर कुछ भी खा लेता है। तो ऐसे मतलब सिंपल सी बात है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। और वेयर गिलिस को क्या ओम ये बोल सकते हैं कि ओमनीवोरस है, तो वेयर गिलिस को सम एक्सटेंट बोल सकते हो, लेकिन वो पत्थर वगैरह नहीं खाता है तो उसको नहीं बोल सकते। मतलब ये सारी चीज़ें गॉड से रिलेटेड होती हैं, गॉड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि गॉड सब कुछ खा सकता है। ठीक है, तो एक दो तीन चार ये वाले, अब देखिए इसमें से वर्ड आए हुए हैं, ये एसएससी के अंदर इसमें से वर्ड पूछे गए हैं ये। अब एक और आता है ओपैक। ओपैक का मतलब होता है कि ओपैक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ट्रांसफरेबल ना हो। ट्रांसफरेबल का मतलब जिसके अंदर आप आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट उसको बोला जाता है। दैट, देखिए ओपैक का मतलब दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिसके आप कोई भी चीज़, जैसे आपने अपने किताब ले ली तो किताब के एक साइड से दूसरी साइड पर आप नहीं देख सकते, उसके आर पार नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दे दिया जाए जो क्लीन है एकदम, तो आप इधर से देखोगे और तो आपको दूसरी साइड दिखाई देगा बिल्कुल। तो इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। और इसको मैं ट्रांसपेरेंट को लिखना भूल गया, आप इसको जरा लिख लेना। ओपेक का अपोजिट होता है, ओपेक का मतलब एक कोई चीज़ जिससे आप देख ना सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसकी एक साइड से दूसरी साइड आप देख सकते हो। ये इसको लिख लेना आप ट्रांसपेरेंट के बारे में, ये पूछे जाते हैं ये इसके अंदर। मैंने यहाँ पर जितने भी ये लिए हैं ये मोस्टली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इधर से सर काफ़ी बुकों का यूज़ किया है, मैंने कुछ इंग्लिश राइटर के बुकों का यूज़ किया है। तो ये इसके अंदर मैंने ये जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं या दूसरे एग्ज़ाम, मैंने सबको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि ओपेक और वो, देखो ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी का मतलब होता है जो आँख की जो स्टडी करते हैं, आँख में कोई इन्फेक्शन, आँख बड़ी होगी छोटी होगी, आँख की कॉर्निया खराब होगी, आँख का लेंस खराब हो गया, तो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो आई के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो किसकी स्टडी करते हैं? और वो ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप जाते हो कि हमको आपको डॉक्टर से मिलना है, तो आप क्या करते हो? अपॉइंटमेंट लेते हो कि हमको जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट को दिखाना है, आँख वाले डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, तो वो जैसे ही आपको या किसी को नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं, तो वो सीधा बोलता है कि हम मुझको आँख में प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे आँख वाले डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर जो होता है, जो भी आपको स्लिप बना कर देता है, वो समझ जाता है कि आपको आई वाले डॉक्टर के पास जाना है, तो मतलब इस वाले डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए इनका ये होता है कि आपको इनको सुबह के ब्रेकफास्ट में इनको करो। ठीक है, फिर डिनर में करो। मतलब इसका यही है, और कोई वो नहीं है कि मतलब आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ ऐसी है। एसएससी के या बड़े एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं किए जाते, उनमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।
अब देखिए, ऑप्टिमिस्ट 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 दो चीज़ें होती है, मैंने दो मतलब कुछ मोस्टली चीज़ों को जो मिलती जुलती हैं मैंने उनको एक साथ लिखा है। ऑप्टिमिस्ट एक होता है पेसिमिस्ट। अब देखिए, ये जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, ये ऐसे पर्सन होते हैं कि हमेशा मतलब निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब ये पेसिमिस्ट क्या होते हैं, पेसिमिस्ट ऐसे लोग होते हैं कि मतलब हर टाइम रोते रहते हैं कि मान लो वो कुछ होता होता तो है नहीं, इनसे हर टाइम रोते रहेंगे। आज मेरी आज मेरा बैग चोरी हो गया, आज मेरा पेन चोरी हो गया, अब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अब मेरा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गया तो मेरा एसएससी सीजीएल में कैसे सिलेक्शन हो पाएगा, या मेरा एंटोनियम सिनोनियम से नहीं हो पाया, या मेरा मैथ रह गया, मेरी ये रहेगी ज्योग्राफी रहेगी तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो ये जो होते हैं रोते रोने वाले लोग, मतलब हमेशा डायरेक्ट साइड देखते हैं कि अब क्या होगा। कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो अब वो उनको ऐसा लगता है बस कहीं छूट ना जाए कल को। देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा डार्क साइड की ओर देखते हैं, वन हु सीक डार्क साइड ऑफ थिंग्स। उनके पास जो भी कुछ होगा, मान लो अपने घर में बैठे हुए हैं तो ऐसे बोलेंगे कहीं दीवार न गिर जाए, हम मर ना जाए, तो मतलब दिस इज द वेरी निगेटिव थिंग। तो आप मतलब हर बार निगेटिविटी की ओर आप ध्यान रहता है आपका। तो ऐसे कुछ नहीं होते। अब देखो, आपको ऐसे लोगों से जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, इन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी परछाई किस जो परछाई होती है उसके पास में भी नहीं आना चाहिए। ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ऐसे लोगों को उठना बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, देखिए इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये आपको ऐसे नहीं मिल पाते। अब आप किसी ऐसे पर्सन के पास बैठे हुए हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत मेहनती हो। लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के पास बैठे हो जो हर टाइम रोता रहता है, आपको और परेशान कर देता है, नहीं भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं तुम नहीं कर पाओगी, ये सारी चीज़ें ऐसे बोलते रहते हैं। लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव कोई भी हो सकता है कि आपको हमेशा एक टाइप से कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब वो हमेशा आपको उनकी डार्क साइड की ओर देखती हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो पैसिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, वो हमेशा जैसे पॉजिटिव साइड की ओर देखते हैं। पॉजिटिव साइड की ओर देखने का मतलब ये होता है कि मान लो मैं ऐसी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एसएससी का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली, लेकिन आपके एंटोनियम्स सिनोनियम्स रह गए। तो कुछ लोग तो ऐसे हो गए, नहीं हम जो पैसिमिस्ट लोग होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए, हमारा तो एंटोनियम्स सिनोनियम्स ही छूट गया है तो हम क्यों जाएं एग्जाम देने के लिए। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट लोग क्या काम करेंगे वे, सॉरी, ऑप्टिमिस्ट जो लोग होते हैं वो क्या काम करेंगे, वो एग्जाम देने के लिए उनको उनको जाएंगे। ऑफ कोर्स चलो नहीं भी क्वालिफाई हुआ ना, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, कितना टाइम लगता है, ये होता है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए आपको। तो मतलब पेसिमिस्ट जो रोते रहते हैं, ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड की ओर देखते रहते हैं। अब देखिए, पीछे मैंने आपको ये बताया था इसके बारे में, हाँ ये इसके बारे में ऐसे वर्ड हो के आपके बारे में पता होना चाहिए, स्टडी पूछी गई हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब दूसरा होता है, देखिए, ऑर्थोग्राफी। ग्राफी का मतलब जहाँ भी लग जाता है मतलब वो किसी चीज़ की स्टडी कर रहा है। अगर ग्राफी शब्द कहीं भी लग गया, मीन स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी हो रही है। तो यहाँ पर किसकी, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थो का मतलब हो जाता है कि जैसा, अब ऑर्थो का मतलब ये होता है, देखो हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि मतलब ज़्यादा ब्रांचेज होती नहीं, बस ये सोचते हैं कि फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, हिस्ट्री वैसे। लेकिन अगर आप बाहर के कंट्रियों में जाओ तो उनके यहाँ पर काफ़ी ब्रांचेज होती हैं। तो ऑर्थोग्राफी ऐसी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कोई इंग्लिश ही हो, कोई कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो आपकी संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू, फारसी, कुछ भी हो सकती है। सही कैसे लिखा जाता है, देखिए, द आर्ट ऑफ, इसका मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विद द प्रॉपर लेटर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूजेस रूल्स ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू द established यूज, स्टडी ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब ये किसी भी लैंग्वेज का मतलब सही यूज करना है आपको, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसको सही तरीके से लिखना है, उसका लिखने का सही तरीका क्या है। तो इसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं और ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी उसको बोला जाता है, ठीक है। आप इसको मतलब मैंने यहाँ काफ़ी सपोर्ट मटेरियल के बेसिस पर दे दिया है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी इस फॉर्म में कभी कभी इस फॉर्म में, तो मैंने कोशिश की है कि आपको किसी ना किसी भी तरह से वो याद रह जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक का मतलब होता है, ये जो ऑप्टिक है, ऑप्टिक इज रिलेटेड टू द लाइट। ये होता है ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द लाइट। स्टडी ऑफ द लाइट मतलब जब भी आप स्टडी ऑफ द लाइट करते हो, लाइट के बारे में अध्ययन करते हो, मतलब रिसर्च वगैरह करते हो, तो उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द लाइट। अब देखिए, हर बार ग्राफी का मतलब कहीं ग्राफी लगा हुआ होगा तभी उसका मतलब लगे हम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होते हैं? वो जो हमारी चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है। एक होते हैं ओरोग्राफी। देखिए, जैसे मैंने बोला कि ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज़ की, और यहाँ पर ओरो का मतलब होता है पत्थर वगैरह जो होते हैं, माउंटेन वगैरह होते हैं। ठीक है, ओरो का मतलब हो गया माउंटेन। तो ओरोग्राफी मतलब माउंटेन, ग्राफी को सॉरी, ओरो का मतलब माउंटेन, ग्राफी का मतलब स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? माउंटेन की स्टडी करना। एक होते हैं ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब अनाथ, जिनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में मारे गए हों, या मतलब उनके पेरेंट्स ना हो, किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर मर जाएं, ना हो बिल्कुल, ना मम्मी हो ना पापा हो, उसको तो अनाथ बोलते हैं। जैसे कोविड आया तो कोविड ने काफ़ी बच्चों को ऑर्फन बना दिया उन्होंने, कोविड ने, क्योंकि किसी की फैमिली के अंदर बच्चे को छोड़कर पेरेंट्स के मतलब मान लो फैमिली के अंदर तीन बच्चे सॉरी तीन मेंबर थे, एक तो मम्मी थी, एक पापा थे, और उनका एक बच्चा या बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। अब किसी वजह से मम्मी पापा एक वो हो गए, मतलब काफ़ी हुआ है कि बच्चे 5-5 साल के या 2-2 साल की इस टाइप से रह गए। और ये हालांकि गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है, और हमारी जो इंडियन सोसाइटी उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अनाथ हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है अनाथ, जिनकी मम्मी पापा ना हो। देखो, अगर मान लो किसी का पापा है मम्मी नहीं है, तब भी उसको अनाथ नहीं बोलेंगे, और एक दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है हमारे पास ऑर्थोडॉक्स। अब इन दोनों वर्डों को एक साथ पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, ये वाले। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी एक कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं। ऑर्थोडॉक्स ऐसे होते हैं लोग, जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे कि अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान के अंदर अब जो है तालिबान शासन कर रहा है वहाँ पर। तो ये जो तालिबान का जो रूल है, ये जो वहाँ की वुमेन है उनके लिए काफ़ी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। क्योंकि जो तालिबान है, अब तालिबान के जो रूल हैं कि आपको ऐसा बोलता है कि आपको ये पुरानी चीज़ों में विश्वास करते हैं। पुरानी चीज़ों में विश्वास करने का मतलब कि जो लड़कियां हैं उनको मुंह नहीं दिखाना है, उनको पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि इनके बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की मतलब इनकी जो सोच है, जो तालिबान के जो लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर, तो इनकी जो सोच है बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की सोच है कि आपको आप बुर्का पहन के जाओगी। ठीक है। आप किसी भी को अपना मुंह नहीं दिखाओगे, आप स्कूल में नहीं जाओगे। आप अगर सपोज करो यहाँ पर 10 पर्सन खड़े हैं, तो बीच में से कोई औरत निकल कर नहीं जा सकती, उसको कहीं घूम कर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की सोच होती है ये। ठीक है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, वन हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज। मतलब उनकी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो बहुत पुराने टाइप का होता है, ट्रेडिशनल, पता नहीं कितने सालों से चला हुआ आ रहा है। और देखिए, ये जो हेटेरोडॉक्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये थोड़े से लिबरल टाइप के होते हैं, मतलब इनके विचार बड़े लिबरल होते हैं। विचार लिबरल होने का मतलब कि ये बोलेंगे कि भाई आपकी मर्जी है, और दोस्तों बोलेंगे कि आपकी मर्जी है भाई, आप चाहे सूट सलवार पहन सकती हो, आप साड़ी पहन सकती हो, आप बुर्का पहन सकती हो, आपकी जो मर्जी है आप वो कर सकती हो। आप स्कूल जा सकती हो, आप इन ये पर्सन यहाँ पर 10 आदमी खड़े, इनके बीच से निकल कर जा सकते हो, आप घूम कर जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मतलब ये लिबरल टाइप के लोग होते हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ठीक है। ऑफ द बिलीफ या आइडियाज या एक्टिविटीज डिफरेंट टू एंड अपोजिंग द जर्नली एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जैसे कि इस ओपिनियन हैव ऑलवेज बेटर डिस्टिंगली ऑर्थोडॉक्स, मतलब ये एग्जांपल था यहाँ पर, एक ये एग्जांपल। तो ये काफ़ी मतलब वो होते हैं। अब हमारी सोसाइटी, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करी जाए, तो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी है। जैसे कि रूरल एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी सारे मेरे मतलब काफ़ी लोग जानने वाले भी हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर देखा है कि मतलब उनकी कोई बहन होगी या उनकी कोई भी हो, उनके रिलेटिव्स होंगे, तो स्कूल नहीं भेजा जाता है उनको। एक हमारे यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है स्कूल के अंदर की लड़कियों का ज़्यादा है। इसका रीज़न एक यही है, क्योंकि हमारे जो मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब तो वो काफ़ी एक कंजर्वेटिव टाइप की सोच वाले होते हैं कि आपको स्कूल नहीं जाना, आप स्कूल जाओगे तो लड़कों से मिलोगे, लड़कों से मिलोगे तो आप कहीं मतलब
फिर उनसे बात करोगे व्हाट्सएप, मतलब बात भी नहीं करने देते। बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के सोच लोग होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो लड़कियां होती है वो पढ़ नहीं पाती, ना उनको अच्छी नॉलेज होती है। फिर वो एक ट्रैप में घूम सी रहती है। फिर जल्दी उनकी अर्ली मतलब 18+, कभी कभी तो 18 से कम की एज में ही उनकी शादी कर दी जाती है, 10th क्लास में जब वो होती है। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं। लेकिन शहर में अगर आपको देखा जाए तो शहर की जो, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ जो जनरली एग्जांपल होते हैं, आप कोई दूसरा भी एग्जांपल सोच सकते हो। शहर में जो लड़कियां होती काफ़ी लिबरल होती हैं। उनके जो अ, मतलब उनके जो फ्रेंड होते हैं, उनके वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। वो मेल से भी मिलती हैं, फीमेल से भी मिलती हैं। तो उनके पेरेंट्स और मेल और फीमेल उनके दोनों के मतलब घर आते हैं लड़कियों के लिए, तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जो उनको पता है ये लिबरल टाइप के लोग होते हैं, हेटेरोडॉक्स वाले जो लोग होते हैं, इनके विचार काफ़ी लिबरल होते हैं कि आपकी लड़की या लड़का बाहर जाएगा। लड़की, ये लड़कों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि लड़कों के भी लड़कियां दोस्त हो सकती हैं, लेकिन गांव में ये बहुत उसको एक निगेटिव सेंस में माना जाता है। आप अगर कोई लड़का होगा, उसके कोई फ्रेंड लड़की हुई, तो उसके लिए वो बहुत ही निगेटिव माना जाता है। तो दैट इज द थिंग। देखो ऑस्ट्रासाइज के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऑस्ट्रासाइज में मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल थोड़े से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑस्ट्रासाइज कब किया जाता है? किसी भी सोसाइटी से बेदखल कर देना, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए बेदखल तो तभी किया जाता है जब आपने बहुत ही मतलब एक ऐसा काम किया हो, घिनौना काम किया हो, जिसकी वजह से सोसाइटी आपको बहुत ही गलत तरीके से देखती है। हो सकता है कि हो सकता है कि आपको ना किसी का मर्डर कर दिया हो सकता है रेप कर दिया हो, मतलब तो सोसाइटी क्या करेगी आपको, जैसा आप किसी भी आपने देखा भी होगा। गांव की बात बता देता हूँ मैं, काफ़ी केसेस भी आए हैं राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर। तो वहाँ पर हरियाणा की मेनली, तो मतलब अगर ऐसा होता है कि मतलब एक लड़की ने एक लड़के से मतलब मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, तो क्या काम करते हैं वहाँ के जो प्रधान होते हैं वो उनको, या सोसाइटी होती है वो उनको सोसाइटी से निकाल देते हैं। इसका मतलब भी यही हो गया ऑस्ट्रासाइज करना, कि वो चलो कि तुमने जो है हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर ये गलत काम किया कि अपना लव मैरिज कर ली, ठीक है, ये तो इनको निकाल दिया जाता है, ऑस्ट्रासाइज किया जाता है। और कभी कभी तो बहुत ही मतलब उनको ये मार भी देते हैं ये लोग प्रधान वगैरह। तो इस पर भी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, और रूल भी निकले हुए कि आप किसी को ऐसा मार नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होना है कि अच्छे या गलत काम के लिए आपको किसी सोसाइटी से बाहर निकाल देना। जैसे सपोज करो किसी एक सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, उसके अंदर 1000 घर बने हुए थे, लेकिन उसमें से 1% ऐसा था जो रोज ड्रिंक करता था, वो गाली गलौज करता था। सोसाइटी ने क्या काम किया, उसको इकट्ठा हुए सोसाइटी के लोग और उसको निकाल देंगे, बाहर निकालो इसको सोसाइटी। दैट इज द ऑस्ट्रेसाइज कर देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना, टू एक्सपेल फ्रॉम द सोसाइटी। अब इसका काफ़ी जगह यूज हो सकता है। इसका इंग्लिश में आप अखबार में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी जगह इसका यूज मिलेगा। देखिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में, वर्ड के बारे में करते हैं। हालांकि ये जो वर्ड है ये अब इतना यूज में नहीं होता है, फिर भी आपको बता दूँ पैगन। पैगन्स क्या होता है? पैगन, देखिए अगर आप पैगन को देखो तो मतलब मैं आपको ये मैंने ऐसी सब ले लिया था, आपको याद रहे। हालांकि इसका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है, क्योंकि ये एंशियंट टाइम में, मतलब एंशियंट क्या, मेडिवल में भी बहुत यूज होता है। मेडी उसमें भी हुआ था, मॉडर्न में भी काफ़ी यूज हुआ है, लेकिन अब कम जरा यूज होता है। अब देखिए क्या होता है ये पैगन्स। देखो ये जो पैगन्स होते हैं ये काफ़ी, इनके विचार बहुत ही, मतलब इनके जो विचार होते हैं वो अलग ही होते हैं। मतलब इनका तो बिल्कुल एक 90 डिग्री। तो देखिए पैगन्स आर द जनरली डिस्क्राइब एज दोज होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ अदर देन दोज ऑफ द मेन। देखिए अब होता क्या है, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कहीं आप सोसाइटी में है, मतलब कोई सोसाइटी बड़ी अजीब सी सोसाइटी है, वहाँ पर एक रिचुअल, और ये सोसाइटी है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, 10,000 लगा लो, कितने भी लगा लो आप, लड़के लड़कियाँ बच्चे सभी रहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, कल्चर है कि ये क्या काम करते हैं, एक इनके पास माउंटेन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हर साल इनके यहाँ पर एक रिचुअल होती है। तो रिचुअल क्या है, मान लो कि रिचुअल ये है कि मान लो ये है 100 मीटर ऊंचा पहाड़, 100 मीटर, 100 मीटर तो बहुत ऊंचा होता है। तो ये क्या काम करेंगे यहाँ से कि ये क्या काम करेंगे, 5 गर्ल्स जाएंगी, मतलब वुमेन जाएंगी, उसके अंदर गर्ल्स भी हो सकते हैं कुछ भी, और 10 गर्ल्स 10 हो जाएंगे मेल, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ से कूदेंगे नीचे, ठीक है। जो बच जाएगा वही इसको प्रधान बनाएंगे गाँव, मतलब अपनी उसका, मतलब ये अब देखिए कौन बचेगा 100 मीटर से ऊपर, तो कोई मतलब कूद गया को मर ही जाएंगे। तो मतलब ये कैसी, मतलब ये तो आपने किसी हिंदू धर्म मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है। तो मतलब इनका तो एकदम 90 डिग्री अलग ही चलता है।
सारे पूरे वर्ल्ड के रिलीजन्स, क्रिश्चियन हो गए हमारे, ज्यूस हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, तो इनका मतलब इनका जो रूल रेगुलेशन होते हैं रिलीजन के, इनका तो पूरा 90 डिग्री ही चलता है। तो ये जो लोग होते हैं बड़े अजीब से लोग होते हैं। जैसे मैं आपको ऐसी बात बता देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो क्या काम करते हैं कि मतलब ये बहुत ही अभी भी फॉलो किया जाता है ये, मतलब जो ट्राइबल्स लोग होते हैं जो बहुत ही दूर दराजों में रहते हैं, वो इस टाइप के कल्चर को फॉलो करते हैं। उनका कल्चर एकदम ही अलग चलता है। तो ये आज का लेक्चर था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए इसका एक यही और कुछ नहीं है, आपको रोज एवरी डे अगर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम निकालना है तो आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि देखिए 4 सेक्शन आते हैं एसएससी के अंदर। मैथ वाला सेक्शन टाइम टाइम टेकिंग वाला होता है, ठीक है। और जो एस जीएस वाला सेक्शन हो गया, जनरल अवेयरनेस वाला, और इंग्लिश वाला, इसके अंदर तो इंग्लिश के अंदर हार्डली 10 मिनट से ज़्यादातर बिल्कुल ही ना, जीएस के अंदर 5 मिनट है बस। तो आपको 15 या 16 मिनट में ये पूरा दोनों सेक्शन, और कितना 20-25 क्वेश्चन इसके आते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, वो 50 मार्क्स, 100 मार्क्स के तो दोनों ही सेक्शन आ गए। अब टाइम आपका बचा रहे हैं ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मतलब ऐसे सोचते हैं कि मैथ मैथ करके चले जाते हैं, तो भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको चलो आपने कट ऑफ मतलब कर भी लिया किसी से, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होएगा? ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आपने कट वही निकाल दिया, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ठीक है, ये अब हम ये रोज एवरीडे एक लेक्चर आएगा इसका, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।